बात 25 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज रावत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, मनीला और अन्य जगह भी काम किए हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, वहाँ से ये शिक्षक हैं और वहाँ की राजनीति में भी इन्होंने एक समय पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसके बाद में फिर कॉरपोरेट जगत में चले गए। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नीरज से कि जो भारत के जो इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो कि बिजनेसमैन हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं और उन उन वो जो भी कुछ अचीव कर पा रहे हैं उसका हवाला देकर के भारत के लोग बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं, उनकी बातचीत होती है। लेकिन दूसरा, हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ एक संस्कृति है कि जो भारत में रह जाते हैं, जो काम करते हैं, उनके बारे में कोई कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में बातचीत बहुत ही कम होती है या एक लिमिटेड सर्कल में होती है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग बाहर क्यों चले गए, ये ब्रेन ड्रेन है। तो ब्रेन ड्रेन की बहुत लंबे समय से 1970 और तब से भी बातचीत होती रही है, जब हम लोग पढ़ रहे थे। और आज भी ये बात है। तो और लेकिन साथ में जो उद्यमी भारत में रह गए हैं, जो कि और बिजनेसमैन हैं, जो कि व्यापारी हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो हम लोग बड़ी गाली देते हैं। तो ये जो एक दोहरे मापदंड है, या कि ये सोच विचार करने का तरीका है, या कि ये तरीका जो मास मीडिया है उस पे छा गया है और वहीं से प्रभावित होकर के लोग शायद इस तरह की बातें आगे बढ़ाते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो डॉक्टर नीरज से हम इस बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। तो डॉक्टर नीरज, आपका इस विषय में आपका पर्सनल अनुभव भी रहा है, आप बाहर जाके आपने काम भी किया है और इस तरह की चीज़ें आपके साथ अभी हो रही हैं और आप दोबारा भारत में हैं। तो इस बारे में अपने विचार रखें ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीरज। धन्यवाद माधव जी। एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे बात 25 में बुलाकर ये मौका दिया कि मैं भी अपनी जो दिल की बात है या जो सोचता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में, जो यूथ बाहर गए हुए भारतीयों को जिस लालयक नज़रों से देखते हैं और अप्रिशिएटिव रहते हैं, जबकि अपने देश में ही रह रहे कुछ प्रोफेशनल्स या जो व्यापारिक बहुत बड़े व्यापारी लोग भी हैं, उनको थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये देखिए, मेरा इस पर्सपेक्टिव ये है कि सर, बाहर जाकर जो भारतीय सक्सेस नजर आती है, उसका सबसे बड़ा तो ये होता है कि जब हम यहाँ भारत में ही रह रहे होते हैं तो बाहर की हर चीज, वहाँ की शिक्षा भी, चाहे वो शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। मैं आज भी मानता हूँ, मैंने एमबीए ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से किया था, जहां पर आज एडमिशन के लिए या जहां पर आज फुल फी की कोई फीस दे के पढ़ने की सोचे तो बहुत बहुत महंगा है। लेकिन सर, मेरे एजुकेशन इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और मैंने फिर AIM, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मनीला का, मैंने वहां पर भी कुछ समय बिताया था जब मैं मनीला में पोस्टेड था अपनी कंपनी के साथ। मैं आपको ये गारंटी से जी। बता सकता हूँ कि सर, एमबीए करना मुझे बाहर ज्यादा आसान लगा था, और यही कारण था कि मैंने ये बाहर के एमबीए में एडमिशन लेकर करने की सोची थी, क्योंकि मैं इंडिया में उस उम्र में रहकर, मैं IIM में, XLRI में, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन ही नहीं हो पाता, ये मुझे मालूम था। तो ये एक कहना कि सर, इंडिया की एजुकेशन डेफिनेटली मोर हार्ड एक वर्किंग, मोर सेकंड, सीरियस। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि ऐसा आप सोचते थे कि आपका एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये जो एडमिशन जी होने की जो मारामारी है, जो कि बंबई की लोकल ट्रेन की जो मारामारी है कि 1000 या 10,000 लोगों के लिए ट्रेन चाहिए, लेकिन 1000 या 2000 के लिए चल रही है। तो वो जो एक किसी भी तरह से उसमें चढ़ने की जो मारामारी है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप नहीं उठा? तो इसके बारे में भी शायद ये चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी। आपका जो इस बारे में सोच है या अनुभव है? जी जी, मैं इसको बहुत खुले दिल से आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था और मैं अपने एमफिल PhD के थर्ड फोर्थ चैप्टर के दौर तक पहुंच चुका था, तो वहाँ जी। किन्हीं कारणों से, जो अपन कभी और डिस्कशन करेंगे, किन कारणों से मुझे ये लगा कि नाउ इज द टाइम फॉर मी टू मूव टुवर्ड्स माय कॉर्पोरेट लाइन। तो मैंने हुँ। एकेडमिक्स को पूरा छोड़कर, जब
ये सोचा कि मुझे कोई कॉर्पोरेट क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरी एमए इकोनॉमिक्स, एमफिल, पीएचडी वाला जो मामला है वो इंडस्ट्री में मुझे कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं बनाएगा। तो मैंने जब ये इवैल्यूएट करना शुरू किया था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आईआईएम की तैयारी करूँ, एक्सआरआई, बजाज और इन सब में हम्म कोशिश करूँ अपने एडमिशन की। मैं उस वक्त जो एज पहुंच चुका था, क्योंकि इन सब जगह जब एडमिशन होता हम्म है तो परसेंटाइल निकल जाती है, एज से डिवीजन होता है। मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं 1 साल तैयारी होकर उन यंग बच्चों से जो मुझसे 3 या 4 साल छोटे थे उस वक्त, मैं उनसे कम्पीट करूं। तो मुझे एक आसान रास्ता लगा कि इंडिया में बाहर का एक शौक रहता है एम्प्लॉयर्स को भी हायर करने का, आम जनता में भी और परिवार में भी, कि बच्चा बाहर पढ़ने गया है। तो मेरे को एक आसान तरीका लगा उस एज में कि भाई ठीक है, इंडिया से बाहर निकलना है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज किया था। सिंपल एक कारण से कि मुझे वहां पर ट्यूटरशिप इंस्टेड ऑफ स्कॉलरशिप, ट्यूटरशिप वाज एश्योर्ड बाय द डीन ऑफ द ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। तो मैं वहां गया और मेरा वहां जो फीस का खर्चा था वो निकला। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बाहर की कंपनियों के या बाहर रह रहे इंडियंस जब थोड़ा भी कुछ अचीव करते हैं या वो नहीं भी कर पाते क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से, जब कभी वो बाहर से लौटकर इंडिया आते हैं या इंडिया वाले को अपना बताते हैं मेरा बच्चा बाहर है, अमेरिका है, हमारे यहाँ शुरू से एक परंपरा रही है, उसको बड़ा एक ऊंचा माना जाता है कि भाई अरे वाह, इस फैमिली का बच्चा बाहर चला गया तो शायद वो अच्छा ही होगा। लेकिन मेरा जो कहने का इसमें पर्पज था वो ये था सर कि जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी या हर कंपनी में वहाँ जो काम कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा या बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। लेकिन हाँ, हमारे देश में ट्रेडिशन है, कुछ लोग टॉप पर पहुंच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसको हमको गर्व गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और वर्क कल्चर के हिसाब से मैं डेफिनेटली कहूंगा माधव जी कि मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत छोटी छोटी जॉब्स करके जो सीखा था, मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर की जो मुझे रियलाइजेशन हम मार्क्सिस्ट होते हुए भी जेएनयू में जो नहीं समझ पाते थे, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, मुझे वहां जाके पता चला था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ लेबर, बिकॉज वॉट एवर वी लेकिन गॉट। डॉक्टर डॉक्टर नीरज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ये चिन्हित करने वाला विषय है कि जब आप जेएनयू में पढ़ रहे थे तब आपको डिग्निटी ऑफ लेबर की बात उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, या वो उस तरह से समझ में नहीं आ रही थी, या कि समझाई नहीं जा रही नहीं, थी, और ये चर्चा अनुभव तो या ये समझ आपकी ऑस्ट्रेलिया जाके हुई, तो इसको जरा आप विस्तृत रूप से चर्चा। देखिए सर कि जेएनयू में जब हम थे या हम मास्टर्स कहीं भी इंडिया में दूसरी यूनिवर्सिटी में करते हैं, चर्चाएं तो हम बहुत करते हैं, और खासतौर से जेएनयू में जो मुझे सबसे अच्छा मिला था, मेरा जो पर्सपेक्टिव वर्ल्ड व्यू, तो वो किताबी जो ज्ञान है और जो फ्यूचर डिस्कशन से सीखने को आता है वो मुझे बहुत मिला, बहुत समझ बैठी। लेकिन उसका रियल अनुभव, रियल अनुभूति उसकी कब हुई, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपने एमबीए करने के लिए जब पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू किया। तो पार्ट टाइम जॉब कोई आपको कोई मैनेजर बना के तो देगा नहीं। तो वहाँ जो ऑर्डनरी जॉब्स हैं, बार टेंडर की मैंने जॉब करी, टेली मार्केटिंग मैंने करी, मैं कारपेट क्लीनिंग में फेल हो गया, मैं विंडो क्लीनिंग में फेल हो गया, मुझे कंपनी ने हायर। मुझे तब समझ में आया कि ये जॉब जब आप करते हो तो नोबडी लुक्स यू डाउन, एक्चुअली दे नहीं लुक नहीं, यू अप कि ये इतना। ये एक भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पे घर में भी शायद अधिकतर, कम से कम भारत में लड़कों की तो ये होती है कि वो अधिकतर इस तरह के काम है कि घर की सफाई करना, या कि खिड़कियां साफ करना, या कि साफ सफाई के काम करना, या कोई और करना, वो अधिकतर लड़के तो शायद नहीं करते, लड़कियां शायद करती हैं। इस तरह का कुछ कल्चर है, या कि समझिए कि इस तरह की परिपाटी है। तो ये जो एक आपने किस तरह से एडजस्ट किया, क्योंकि पहले भारत में तो हम इस तरह के काम करते नहीं है। अब आपने वहां पे ट्यूटरशिप आपको मिली। हम्म। फ्यूचरशिप तो जो एक मिली तो सर वो तो मुझे। एक नहीं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पेड ट्यूटरशिप इस तरह से होती है कि, और वो क्यों नहीं होती है, मतलब उसका भी एक एक्सपीरियंस है, या कि काम करने वाले लोग पूरी तरह से काम, मतलब पढ़ाई में घुस जाते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट को छोड़ करके, जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट या कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या कि सोशल वर्क के उसमें हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं होते हैं? तो इसमें आपने क्या सीखा? और यहाँ पे भी इस तरह की चीजें हो, इस तरह की हो, तो उससे क्या लोगों को सीखने को मिलेगा, विद्यार्थियों को, जो कि हायर एजुकेशन में या कि कॉलेज एजुकेशन में? देखिए ट्यूटरशिप का जो मुझे सबसे अच्छा वहाँ अनुभव या जो वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की बात लगी वो ये थी सर
कि मैं यहाँ से मास्टर्स और एमफिल कंप्लीट करके अपने पीएचडी के 4th चैप्टर के टाइम में मैं गया था एमबीए करने। जी। तो हम्म, मेरे जो क्वालिफिकेशन देखकर मुझे डीन पॉल राइटर ने उस वक्त एश्योर किया था कि व्हेन यू कम वी विल गिव यू ट्यूटरशिप टू ट्यूटर अंडर ग्रेजुएट्स इन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो मेरी ओके। एक थी, मेरी उसमें एक्सपर्टीज थी। अब मैं उसमें आपको बताता हूँ कि उस ट्यूटर का रोल वहाँ क्या होता है। ट्यूटर का रोल ये होता है कि सर जैसे वहाँ सेक्शंस में किसी एक क्लास है जिसमें ओनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60, but then they will be divided into 20 20 20, there will be 3 sections, and हम्म, professor who's leading the whole subject वो आएंगे, वो अपना 1.5 घंटे का मेन किसी टॉपिक पर अपना एक उदाहरण सहित अपना एक्सप्लेनेशन रखते थे। उनको भी बच्चों को अलाउ होता था कि दे कुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोफेसर, लेकिन वो प्रोफेसर फिर मुझे ड्यूटी देते थे 1.5 घंटे के बाद मेरे पास 2 घंटे दिए जाते थे कि नाउ यू विल लीड द सेम डिस्कशन आई हैव गिवन एज अ he will be basically professing and tutor हम्म, will lead the whole discussion, and I used to then form, or like I was trained to form again smaller groups out of those 20, 4 students, so like make 5 groups and give them a group assignment. I will lead that. So that was the job of the tutor, not of the professor. Professor will come lead the things, and he will also guide me that how I have to lead his subject. So tutor used to be a kind of a bridge between the students and the professor. That was the trend in the Griffith University. And for that I was paid quite handsomely. तो लेकिन क्या होता था, वो handsome payment कब मिलता था, जितने दिन वो क्लास हो रही है। बाकी टाइम में अगर जब मेरा वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, तो मेरे को तो अपनी फीस निकालनी है। तो देन आई ट्राइड ऑल दीज पार्ट टाइम जॉब व्हिच आई वाज टॉकिंग, एंड वेयर आई लर्न मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी ऑफ द लाइफ, जिसको हम ये कहते रहते थे कि ये कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है। मैंने वहां देखा सर, ऑस्ट्रेलिया में जो डिग्निटी ऑफ लेबर मैंने सीखी, वो मैंने कभी इंडिया में रहते हुए, हम सोशलिज्म की बात करते हुए या जेएनयू में हमने बहुत, हम भी वो एक्टिंग तो बहुत करते थे कि किसी गरीब से कोई हमारा दोस्त मांग के बीड़ी पी रहा है, किसी कुक के साथ जाके हम बैठ रहे हैं, वो तो सर शो ऑफ था। लेकिन जब मैं वहां लिटरली किसी की कारपेट क्लीनिंग करने जा रहा हूँ किसी की घर में, और वो कंपनी मुझे रिजेक्ट कर रही है तो मैं तो कारपेट क्लीनिंग आती नहीं है मुझे, विंडो के लिए जब मैं क्लीनिंग के लिए गया तो विंडो क्लीनिंग वो ये नहीं होती जो अपन यहाँ करते हैं। विंडो क्लीनिंग मींस ऑल द ह्यूज ग्लास पेन्स, वो ओवरनाइट पूरी मॉल को साफ करना है। अब मैं, जब डेस्परेट होते हो तो आप जाते हो, तो जिस तरह से मैंने उनका वो इक्विपमेंट पकड़ा था ना, मेरे हाथ को उसने देखा, तो उन्होंने मुझे स्माइल किया कि भाई सॉरी यू कांट डू, लेकिन क्यों डेस्परेटली सर मुझे करने दो। सर मुझसे वो 10 फीट का ग्लास साफ नहीं हुआ, हमें आता नहीं था। हम लोगों को लेबर के प्रति जो लेस उसको इंफीरियर मानते हुए क्या हुआ है, घरों में भी हम जब सफाई करते हैं तो सफाई का हम, अगर मैं मुझे अच्छी तरह से करनी आती है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी या कोई क्रेडिट घर में नहीं मिलेगा या समाज में नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस सोसाइटी का देखिए जिसको अपन कैपिटलिस्ट कहते हैं, वहां जो भी बंदा कार भी अगर ओन करता है, साइकिल भी अगर ओन करता है, तो उसको अपनी पूरी साइकिल को तरीके से उसकी चेन को साफ करना आता है, उसको अपनी कार के बेसिक इंजन को खोल के बोनट को करने का काम करने का आता है। तो मैंने तो ये देखा था जब मैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाके गया, तो वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर वहाँ मुझे ज्यादा समझ में आई कि वो लोग उस लेबर की वैल्यू समझते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लेबर चीपली अवेलेबल है, बहुत लोग मतलब अनएम्प्लॉयड कहिए या अनएजुकेशन कहिए, जो भी कहिए, लैक ऑफ उनके पास रिसोर्सेज कहिए, उसकी वजह से हम लोग जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो कई बार जीवन की वो जो सत्य चीजें हैं जो आपको करनी ही है, वो हम सीख ही नहीं पाते हैं, और उसके प्रति हमारा बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होता है। आप इसीलिए कभी देखिए नर्स, नर्स की कभी हमने कोई कदर नहीं करी। आपकी फैमिली में से जो भी थोड़ा मिडिल क्लास का बच्चा है, वो अपनी बेटे बेटी को कभी नर्स कंपाउंडर नहीं बनाएगा। लेकिन नर्सिंग इज सच ए प्रोफेशन विच इज बीइंग रिस्पेक्टेड इन द सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप कहीं भी जाइए, नर्सिंग दे विल बी रिस्पेक्टेड, इवन डॉक्टर will speak very politely to the all the nurses, because nurse, the word itself, the meaning nursing means somebody who cures you, heals you. Doctor may be giving you a treatment, but nurse heals. This is the difference where I really learned in Australia while living in those capitalist societies, that labor is also very very important. You have to talk to with respect, and once you're doing the job, after that, once you finish the job, you are just with the same owner, somebody who may be like a millionaire who's sitting next to you when you're playing any game in the casino. The next person sitting on your left or right could be some millionaire. There is no difference at all. So that kind of respect, once you, वो हमारे कल्चर में मिसिंग था। तो मैं आपको इसी चीज के लिए बारे बता रहा हूँ कि सर ये जो
झुकाव विदेश के प्रति या विदेश में नौकरी करने आने के प्रति या विदेश में कोई अगर सीनियर पोस्ट पर आ जाता है तो हम उसको ऐसा अभी भी क्यों देखते हैं, क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति उन जो रियल जो इंडस्ट्री की लेबर के साथ मिलके किसी भी चीज का जब अचीवमेंट करता है तो उसके अंदर ये लगता है मैं सिर्फ एक बॉस हूँ। जैसे जैक वेल्च की भी अगर आप बात करो, जब वो जनरल इलेक्ट्रिक्स को लीड करते थे तो उनके बारे में कई बार कहा जाता था कि कई बार फ्लोर पर उतराते थे, कई बार। लेकिन फ्लोर पर कौन उतरेगा? वो इंजीनियर जिसको अपने बारे में अपने काम पर भरोसा है। हमने यहाँ कई बार इंडिया में इस तरह के मैनेजर भी प्रोड्यूस कर दिए हैं और ऊपर आ गए हैं कि वो जब नीचे से उठकर नहीं आ रहे होते तो वो कई चीजें आती नहीं है, उनको सिर्फ यही आता है कि इसको डांट के ऐसे काम करा दे। तो आई थिंक दिस जो डिफरेंस है, ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हमारे इंडिया के एलिटिस्ट के अंदर भी मुझे तो लगता है। और इसी कारण क्या होता है कि जब आप अगर कोई एक अच्छे मैनेजर किसी कंपनी के हेड बन जाते हो बाहर, तो इंडियन वो आपको ऐसे देखने नहीं पता इसके पास क्या होगा। हो सकता है मैं मॉनेटरी वैल्यू मेरे पास उससे कम होगी, लेकिन वो मुझे रिस्पेक्ट की निगाह से देखता है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया में ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कुछ कंट्री ऐसे हैं कि अगर आप वहां पर सक्सेस होकर आ गए हैं तो उनके लिए सारा यूरोप, सारा अमेरिका क्यों खुल जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डिग्निटी ऑफ लेबर, कि इस बंदे ने अपने हाथ से वहां काम करके आया हुआ है, ये काम को जानता है। तो इसीलिए जब आपके अमेरिका में कोई भी जो इंडियंस अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये ट्विटर, जो ऑल्टो के जो हैं, उससे पहले बांगा अपने अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब लोग क्या है, अगर वो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड वर्क पे बहुत अच्छा काम भी किया है। और जैसे मैंने कहा था कि ड्यूरिंग एजुकेशन सबकी, जैसे ये जो लेटेस्ट अग्रवाल है सर, ये केंद्रीय विद्यालय के इनकी स्कूलिंग है, उसके बाद उसी तरह से एक आम व्यक्ति जो होता है स्ट्रगल करके उठता है, मेहनत करता है, उसी 24 घंटे में थोड़ा ट्यूशन भी करके आता है, कुछ में खेल भी लेता है, काम भी कर लेता है। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस इंडियंस के अंदर आ जाती है, वो उनके काम में भी झलकने लगती है सर। क्योंकि हम लोग रिलेटिवली बेटर मैनेजर्स हैं उनसे, क्योंकि हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट बेटर करते हैं कई उन कंपनी के लोगों से या कई उन सोसाइटी के लोगों से जिनके पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो अपने आप कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ प्लेंटी। So where there is a land of plenty, they also do a lot of wastage. While we have this habit of making maximum out of minimum. So I think तो फलक अग्रवाल का जो अभी ट्विटर का सीईओ उनका जो बनना हुआ है और देश में जिसकी बातचीत शुरू हुई, वो तो एक बहुत अच्छी बात है कि भाई एक यंग लड़का, आई थिंक इज यंगेस्ट सीईओ 37 ईयर्स में, बाकी जो लोग हैं वो सब 40 प्लस थे। आई थिंक इज 37 ईयर्स बिकम ट्विटर, एंड ट्विटर बिकॉज इट्स क्वाइट अ विजिबल प्लेटफॉर्म। उसकी बात ज्यादा इसलिए भी हुई है कि एक विजिबल प्लेटफॉर्म को अगर आप लीड कर रहे हो, लेकिन उससे भारत को क्या फायदा होगा या भारत के यूथ को इससे, सिवाय इसके कि भाई मैं उस पर गर्व करूं, मुझे उसके अलावा ये नहीं लगता कि भाई वो इंडिया के लिए कुछ और ज्यादा कर सकता है। क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड ब्रेन ड्रेन जैसी चीज भी सर मैं तो बहुत ज्यादा विश्वास करता नहीं हूँ आज के समय में। पुराने 80s तक ठीक था। टुडे इट डजंट मैटर वेयर यू वर्क, यू आर वर्किंग फॉर द ग्लोबल मार्केट नाउ। तो कई बार ऐसा होता है कि यू आर बेस्ड इन सिंगापुर बट यू आर मैनेजिंग रेस्ट ऑफ द एशिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। समटाइम्स यू आर सिटिंग इन न्यूयॉर्क बट यू आर मैनेजिंग द होल ग्लोब, एंड wherever you be, and whichever your citizenship or nationality be, you will have to follow the rules of your company. And each company has that basic interest that okay, it has to be profitable. तो पलक अग्रवाल अगर वहां बन गए हैं और हम ये कुछ सोचें कि इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, ये हम लोग गलत है। लेकिन हाँ, वो भारत ओरिजिन के हैं और वो अगर प्राउड फील करें कि भाई मैं भी भारतीय हूँ, तो शायद हमें ज्यादा अच्छा लगता है। भारतीय ओरिजिन की या भारत का ब्लड तो हमारी वो जो आपने वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, उनमें भी है, कमला हैरिस। और कमला हैरिस ने तो हमारे जेएनयू में भी इस समय बिताया हुआ है सर। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने कभी कमला हैरिस को बहुत ज्यादा अपने आप को इंडियननेस के साथ अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने बनाने की कोशिश करी, वो तो नहीं है। तो इसलिए मैं पलक अग्रवाल के साथ शायद ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, पिचाई के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ से पढ़ लिख कर वहां पहुंचे और वही पहुंचने के बाद भी अगर इंडियननेस, भारतीयता को अगर संजो के रखता है, उसको प्रमोट करता है, तो भी शायद इट कुड बी ए ग्रेट बेनिफिट टू नेशन एज अ कल्चर और एज अ सोसाइटी।
हाँ, डॉक्टर नीरज रावत, जो एक महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भई इन लोगों को तो भारत में रह के ही काम करना चाहिए। मतलब ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग समूहों में लोग ये भी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भई अगर ये इस तरह के लोग बाहर नहीं जाते, यानी कि कांसेप्ट तो वही ब्रेन ड्रेन का है कि अगर ये बाहर नहीं जाते तो ये भारत की बेहतरी के लिए इन्होंने क्यों काम क्यों नहीं किया? तो क्योंकि आपने भारत में भी काम किया और बाहर भी काम किया है, तो ये जो एक लोगों का सोच है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसे मैंने भी थोड़ा-सा टच किया था कि आज के युग में ब्रेन ड्रेन की बात करना, वो भी इस तरीके के जो सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ सुना है कि इंडिया में भी एक सोशल मीडिया है कूट, उसको उन्होंने प्रमोट किया। अगर हमको इतनी ज़्यादा चिंता है ब्रेन ड्रेन की, हमको इतनी ज़्यादा चिंता है इंडियन आइडेंटिटी की, तो सर एक पढ़े-लिखे लोगों से पूछ लीजिए आप में से कितने लोग ट्विटर पे और कितने लोग कूट पे आ गए। क्योंकि क्या है कि और ट्विटर को आपको मैनेज करना है, तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, उसको भी मालूम है। लेकिन क्योंकि पॉलिसीज़ आर बीइंग गवर्न्ड एंड डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच इज सिटिंग इन द यूएस. So the whosoever is going to be CEO, whether he could be based in Beijing, he could be based in New Delhi, he could be based in Bangalore, but he will have to follow and spend more time with the board of directors, which is sitting in US, in Los Angeles or in New York. तो इसके लेकिन लिए सर एक ब्रेन ड्रेन का मेरा मानना है कि ब्रेन ड्रेन वहां मैटर करता है, जैसे सर कोई इंजीनियरिंग है, लिटरली डेवलपमेंट ऑफ डीआरडीओ है, इसरो है, रेलवेज में जो हमारे इन्वेंशन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्वेंशंस का अगर ब्रेन ड्रेन होता है, जो इन्वेंटर्स टाइप बन सकते थे, आई डोंट थिंक कि पलक अग्रवाल इज ए inventor. Maximum probably you could say these people, Sundar Pichai and all that, they are good managers. Plus, they have innovative ideas to carry forward that wonderful train which is already running. नहीं, पर डेफिनेटली ब्रेन ड्रेन मुझे वहां पिंच करेगा कि जो ट्रेन को डिजाइन, अगर वो लोग चले जाते हैं किसी वजह से और क्रिएशन बाहर करते हैं, तो शायद वो ज्यादा बड़ी चिंता है। लेकिन ये जो आईटी के जो खासतौर से आईटी मतलब सॉफ्टवेयर में जो लोग बाहर चले गए, वो कोई एक उसको मैनेज कर रहे हैं, तो टुडे ग्लोब होल ग्लोब इज अ विलेज, इट्स अ ग्लोबल विलेज इकोनॉमी राइट नाउ। आई थिंक नहीं, नहीं, ब्रेन ड्रेन की हमको ये उस तरह से बहुत ज्यादा चिंता नहीं, एक बात इसमें ये भी है कि कोई भी आदमी क्या कर पा रहा है, उसकी क्षमताएँ क्या हैं या उसकी स्किल सेट क्या है, तो ये इस पे भी निर्भर करता है कि उसको अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी मिल रही हैं। उसके सामने मतलब क्या-क्या सामने उसके सामने खुला पड़ा है कि जहाँ उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। तो जब तक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी, तो चाहे कितना भी कोई टैलेंटेड आदमी हो, प्रतिभाशाली हो तो वो कैसे कर पाएगा? कोई अकेला आदमी तो ये नहीं कर सकता। भई ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्होंने जाकर के उन कंपनियों के कल्चर भी चेंज किए हैं। मतलब टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, ये मैनेजर्स भी हैं और इन्होंने कल्चर भी चेंज किया है और भारत से बहुत अधिक रेवेन्यू मात्रा में जा रहा है, उसका क्वांटम भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो किसी भी तरह से भारत की जो सरकार है, उसकी जो अ, मंत्रालय हैं, उनके जो नियम कायदे हैं, उनको मॉनिटर वो सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, वो उस स्तर से नहीं पहुँचे हैं और शायद उस परिस्थिति में नहीं है क्योंकि चाइना तो बिल्कुल ही दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे, वो तो उनको बिल्कुल ही इंटिमिडेट करके वो उनको यूज़ करते हैं और तो ये एक अलग बात है। तो ये जो बाहर जाने की बात है या घर में रहने की बात है, तो यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ भी तो होनी चाहिए, संस्थान भी तो होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स भी तो होनी चाहिए। अब ये ट्विटर ये सारे के सारे बिज़नेस हाउसेज़ हैं, ये पहले से चलते हुए थे, इन्होंने भारतीयों को वो दिया है। तो लेकिन भारत में भी ऐसे हैं, तो भारत के जो 5 या 10 जो मुख्य उद्यमी हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो कि टेलीकॉम से लेकर के, शिपिंग से लेकर के, रिटेल से लेकर के, ऑयल एंड गैस एंड सभी इन क्षेत्रों में हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं और सारे बहुत सारे क्षेत्र। तो उन्होंने कम से कम अगर देखा जाए, तो भारत में जो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की हैं या कि रेवेन्यू सरकार को देते हैं या कि टैक्स देते हैं, तो एक अलग तरह से कंपेयर किया जाए तो इन लोगों से कहीं अधिक है।
वो भी बाहर काम कर रहे हैं, भारत का नाम कर रहे हैं, भारत के कल्चर को आगे ले जा रहे हैं, भारत की स्किल सेट सब लोग जानते हैं, उन्हीं के कारण जानते हैं बहुत लंबे समय से। तो लेकिन ये भारत के लोगों को जो ये लगातार मतलब हम और आप तो जानते हैं कि पहले बिरला टाटा को बुरा भला कहा जाता था कि अगर कोई देश में समस्या है तो बिरला टाटा का कारण है। अब कहते हैं कि देश में जो भी कुछ बुरा हो रहा है या कि समस्या हो रही है, वो अंडानी और अंबानी के कारण है। और जबकि हम जानते हैं कि भई ये टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी आई लेकिन भारत में जो सबसे कम दर पे जो टेलीकॉम की सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं, उसके अंदर डिस्टिंक्ट रोल जो है ना वो रिलायंस का है। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो हमको एक गाली देने की एक कल्चर है, एक संस्कृति है कि बाहर वाले हमारे विदेश में जाके करते हैं, उन पे तो हम बड़े गर्व करते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन जो भारत में ही रह के जोखिम उठा रहे हैं सब, ये बर्बाद भी हो सकते थे। वे एक अंबानी सामने आए हैं, एक अडानी सामने आए हैं, तो हज़ारों तो जिनका नाम हम जानते नहीं, वो बर्बाद हो चुके हैं। सभी लोग तो सक्सेस नहीं कर पाते हैं ना, तो बहुत सारे कारण होते हैं उसके। तो ये जो स्थापित भारतीय जो उद्यमी हैं और व्यापारी हैं, उनको जो गाली देने का एक कल्चर है और कम से कम एक जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको आपने बहुत पास से देखा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें बिल्कुल जो आपने समीक्षा करते-करते जो अंत में आपने बोला ना कि मैं किसी चीज़ का विरोध या उसके बारे में कोई भी बात कह रहा हूँ, तो क्या मैं किसी राजनीतिक कारण से कह रहा हूँ? तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकली किसी भी चीज़ को लिंक कर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होने के बाद वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी बिज़नेस हाउस को आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो उसको आम जनता भी शायद जानती है और वो मेरी मूर्खता होगी। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि चाहे मेरा कोई विरोधी है, मैं जब बाहर गया था, तो मेरे कई मित्र लोग बड़ा ये मानते थे, यार तू तो बाहर पहुँच गया, ये हो गया। और मेरे कुछ मित्र जो यहाँ रहे, जिन्होंने अपनी जो भी स्ट्रगल तो हमने भी की होती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं लगती क्योंकि हम वो बाहर कर रहे होते हैं। तो यहाँ के लोगों को लगता नहीं यार ये तो उसमें मज़ा ही कर रहा है। तो ये सिर्फ नज़रिया है, लेकिन यहाँ जब मैं लौट कर आया हूँ सर, मैं अभी आपको एक बताता हूँ, मैं अभी कुछ दिन अपने बिल्कुल नेटिव प्लेस में गया था, भरतपुर। वहाँ पर मैं अपने एक ऐसे मित्र से मिला जिसको मैंने उस वक़्त भी बहुत अच्छा देखा था। फिर बीच में पता चला था कि बड़ा टफ टाइम आ गया है उसकी फैमिली पे, ये वो। और अभी जब मैं देख कर आया था कि ही इज़ डूइंग वन्स अगेन वेरी वेल एंड ही इज़ अ टिपिकल एंटरप्रेन्योर, हैं, जिनको बनिया कॉमेडी कहते हैं, वो मतलब अच्छा, ना उसने किसी का पैसा मारा है, ना खाया है। But I think today he is living and leading a very successful life in my eyes. I respect him. While staying in India, he has made himself a place for himself. उसी एनवायरनमेंट में जिसको कोई कहता है ये बड़ा टफ एनवायरनमेंट है, ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग करने वाला एनवायरनमेंट है, वो सब होने के बावजूद, और मेरा मानना ये है कि देखिए, जब छोटे थे तो सिर्फ दो लोगों का नाम पता चलता था, टाटा बिरला। सर ये वही देश है, वही अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके देश में कितने नए लोग आ गए, इन्फोसिस के लोग भी यहीं से, वो भी इंडियन है, वो इंडिया लौट कर आके काम कर रहे हैं। मूर्ति जी आए, टाटा बिरला के बाद अडानी और अंबानी का आज युग चला हुआ है कि भाई ये लोग हर जगह हैं। बांगड़ ग्रुप बनपा, जेके ग्रुप रहा, तो और कितने से छोटे छोटे आप टेक्सटाइल ग्रुप में आप देखिए, कितने छोटे छोटे लोगों को अभी नॉन वोवन, ये जो पीपी किट्स का जो समय आया, आप इस 2 साल के दौरान आप देखिए सर, इंडिया में कितने एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो गए, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे यहाँ अंदर है, और मेरा मानना है कि यहाँ रहकर जो लोग काम कर कर ऊपर उठते हैं सर, उसका एक अलग ही नशा, अलग ही मजा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर रिलेटिवली हम जब सक्सेस होके आते हैं तो वो लोगों को सिर्फ इसलिए बड़ा लग जाता है क्योंकि हम वहाँ डॉलर में कमाते हैं। तो अगर मैंने डॉलर में 10 साल भी अगर कमा लिया और मैं सिर्फ एवरेज लाइफ जीने को लौट के आता हूँ इंडिया में, तो वो मेरा लंबा चलता है। इंडिया में आप ये देखिए, वो बंदा रुपए में कमाता है, उस बंदे का आप देखिए कितना बड़ा मोटिवेशन होता है, रास्ते ढूंढता है, और वो हम जैसे लोगों के साथ बैठता है, अपने खर्चे का स्टैंडर्ड भी ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति आपका लगाव है, तो हमको बल्कि यहाँ रहकर जो उठे हैं,
हमें उनका हमेशा ज्यादा सम्मान करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर कोई मेरा भारतीय है और वो भारतीय होने पे स्वयं भी गर्व करता है और वो अगर मुझे नॉर्वे में मिल गया तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि ठीक है वो मेरे देश का है। लेकिन वो मेरे लिए उन मेरे उस दोस्त से, जो मेरा दोस्त अभी जिससे मैं मिलकर कुछ दिन पहले आया था भरतपुर एक जगह में, वो लोहे का बहुत अच्छा अपना काम कर रहा था एंड आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट हिम मोर, क्योंकि उसने यहाँ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटे बेटी की शादी भी कर दी, एक अपना घर बना लिया, अपनी पत्नी उसके साथ, मैं जिस तरह देखा मुझे लगा कि एक पूर्णता में है वो अपना मेरा दोस्त। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और सर इसका तो ये खाली जो मैंने कहा ना फॉरेन क्रेज जो हमारे बच्चों से बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमको जो किताबें पढ़ाई जाती हैं अंग्रेजी अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो उसको थोड़ा ऊपर देखना, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। तो जो हमारा झुकाव बाहर के गए हुए लोगों को ऊपर देखने का है वो सिर्फ इसी के है सर। जिस दिन हमारा अपनी सेल्फ एस्टीम जाग जाएगी और जब मैं इस बात पर गर्व करने लगूंगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, जब ये बेसिक चीजें इनकलकेट होती हुई हमारे समाज में पहुंचेंगी सर, आप देखिएगा ये बाहर का और यहाँ का तो डिफरेंस मिटते देर नहीं लगती और उस व्यक्ति में आज भी है। और जो लोग डेलिबरेटली हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को गाली देते हैं सर, वो आप भी समझते हैं कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होकर दे रहे हैं, वो आप दिल से नहीं दे रहे हैं, आपको कोई उसे चिढ़ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको लगा कि इस वजह से इसको गाली देने से मेरा ये पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व होता है, तो आप ये करते हैं सर। तो we should not worry about it, and I would condemn, like I would not hesitate to condemn those people, those who even comparing Palak Agrawal with any of these entrepreneurs is stupid of me. पराग पराग He's अगर just a worker. He may be oh, sorry, Parag Agrawal. He may be CEO, but he's just an executive. He's one of the professionals. And we cannot compare him with anyone who's like Tata, Birlas, or Ambani, Adani, JK. See, these people have created wealth, real wealth for the nation. So if anybody who's downgrading these industrialists for India, Bajaj Group, Firdausia, these people have created, sir. They've इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी वैल्यू ऐड करी है। तो ट्विटर वगैरह ये तो सर आज का एक सोशल मीडिया है, मैं ये नहीं कहता मनी वाइज विजिबिलिटी वाइज इनकी प्रेजेंस है, बट इन अवर एवरीडे लाइफ इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन आई थिंक द people those who matter are those who deal into all these basic infrastructure facilities which our local entrepreneurs are doing very well. So I have deep respect for that. नहीं, ऐसा ऐसा भी है कि देखिए जो बड़े-बड़े जो उद्यमी हैं और व्यापारी हैं भारत के, जो नामचीन, जो पहले दर्जे के पहले 10 के जो हैं, टाटा, बिरला हो, अंबानी, अडानी हो और दूसरे हों, उनको तो गाली दी जाती है। लेकिन ये तो कुछ कल्चर एक इस तरह का है कि जो बिल्कुल नीचे से काम कर रहे हैं, जो खोमचे वाले हैं, उनको भी गाली दी जाती है। मतलब टाटा, बिरला को, अंबानी को भी हम बुरा-भला कह रहे हैं और फिर आप देखिए कि जो खोमचे वाले हैं, जैसे पकौड़ा वाला एक एक किसी व्यक्ति ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और व्यक्ति हो, उन्होंने ये कह दिया कि भई ये पकौड़ा बनाना भी एक बिज़नेस है और वास्तव में तो बात ये है कि करीब 50 लाख से अधिक लोग इस काम में, जो स्ट्रीट फूड बिज़नेस है, जो खोमचा लगाने वाले हैं, उसमें वो हैं। तो अब उनको भी गाली शुरू हो गई कि भई ये सब लोगों को बनाया, और वास्तविकता तो ये है कि कई इंजीनियर्स उस फास्ट फूड या कि स्ट्रीट फूड बिज़नेस में या कि फूड बिज़नेस में चले गए हैं। कई एमबीए भी हैं, जो कि अमेरिका से आकर के चाय बना रहे हैं, चाय पिला रहे हैं और उनकी चेन है वो, मतलब 50-50 जगह, 100-100 जगह भारत में, और अब तो कहते हैं कि बाहर भी उनकी चेन है। तो ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो बड़ी हो और चाहे छोटी हो, मतलब खोमचा, उसको एक गाली देने का जो एक परिपाटी है, एक जो उसकी संस्कृति है, वो कहाँ से आती है और वो उसके मुख्य कारण आप क्या समझते हैं कि क्या होने? आपकी सर आवाज आई थिंक साउंड प्रॉब्लम थोड़ा इसमें काफी आ गया है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई थी। हालांकि मैं समझ तो गया हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जी, क्या जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी तरह से सुन पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरा मुख्य प्रश्न यही था कि टाटा, बिरला और अंबानी, अडानी को तो गाली देने की एक बहुत लंबी-चौड़ी परंपरा है, एक कल्चर है। उसका निर्वाह यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं।
लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि खोमचा लगाने वाले यानी कि स्ट्रीट फूड का जो काम व्यापार जी, करने वाले जी, लोग हैं, उनको भी हमने गालियाँ माधव वहाँ जी तक पहुँचा दी हैं, तो मतलब उ उनको भी करते हैं। तो ये इस पे इसके क्या कारण हो सकते हैं? वो ठीक है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या कि उनका आइडियोलॉजिकल कुछ इम्पिंजेज है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या उनको ये ठीक लगता नहीं है कि भई ये हम कर क्या रहे हैं वास्तव में? क्या वो जो अपने जो उनके जो वक्तव्य हैं और जो विचार हैं उनके, उन पे उस पे दोबारा नहीं सोचते वो? और क्या वो सोचते हैं कि ऐसा कहने से उनको कोई इलेक्टोरल बेनिफिट भी मिल सकते हैं? बस यही बात है कि देखिए कोई क्या सोचता है, क्या करता है इसको अपन रोक नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि खोमचा लगाना गलत हो गया, या मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सर मैं अभी मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने दौर में एक सीईओ, कोई सीईओ लेवल में पहुंचा है अच्छी मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और वो कम से कम 3 हैं वो लोग जिनको मैं बहुत क्लोज जानता हूँ। वो लोग सब लौट कर आकर उन्होंने फार्मिंग करना पसंद किया है। खोमचा लगाना भी मतलब वो एक तरह छोटा काम कोई कह सकता है, और किसान बनना तो और भी पता नहीं यार कि ये तो क्या है। लेकिन आप ये देखिए सर, ये रियलाइजेशन ऑफ योर लाइफ होता है कि आप किस स्टेज पर हो अपने लाइफ की, और आपने कितनी उसकी अनुभव के साथ कितना उसको महसूस किया उस पूरे चीज को। तो अगर ऐसा ही होता कि सिर्फ मेडिकल में कंपनी में पहुंचकर मैं सीईओ बन गया हूं, मैं उसके और आगे बढ़ाता रहूं करता रहूं, मुझे वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या मुझे बाद में लौट कर आकर कहीं किसी को पानी पिलाने में मुझे मैंने प्याऊरी खोल के मैं आनंद ले रहा हूँ। तो आनंद अगर किसी को सर किसान बन के आ रहा है, किसी को समोसे खिलाकर बना मजा आ रहा है, सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि हमारा खोमचे वाला, समोसे बनाने वाला, जब वो हमको खिला रहा है तो कितना आनंदित होकर काम कर रहा है। अगर वो आनंदित होकर काम कर रहा है और हमको गोलगप्पे खिलाता है या समोसे, मुझे लगता है शायद वो उन कई लोगों से अच्छा होता है। जब हम 2-2, 3-3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी लेने के बाद रात में घुस रहे हैं तो खींचते हुए घुस रहे हैं, वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल के गुलाम बन गए, इसलिए वो कर रहे होते हैं। लेकिन वो अच्छा है या वाकई बुरा है सर, वो तो समय बताता है। 50 ईयर्स पे जब हम पहुंचते हैं, 55 पहुंचते हैं, लगता है यार देखो किसान की जिंदगी कितनी अच्छी थी। शायद मैं आपको बताऊं कि मैं भी 40 साल के बाद, 40-42 साल के बाद जब मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गाँव गया, लौट कर आके गया सर, मैं 2 दिन की सोच कर गया था। वही सर, वही उसकी कुट्टी काटना, उस गाय और भैंस के दूध निकालने का जो मेरे को आनंद, मैंने लोगों उसको देखा, अपने परिवार के बाकी सदस्यों मिला, तो मुझे जिंदगी का लगा कि कितनी हसीन है जिंदगी। क्योंकि कई बार ये जो जो भागा दौड़ी जिसको ये लोग कहते हैं, और अच्छा ये जो कहने वाले आप देखिए, अगर कोई इसको कह रहा है ना, वो व्यक्ति क्या इस वक्त खुद के ही काम करके उस तरीके की मेहनत करके कर रहा है तो वो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, या वो किसी भी एक पर्सपेक्टिव को पॉलिटिकल डायरेक्शन देने के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सर वो मैं उनके लिए शब्द ज्यादा हार्श यूज करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्लोज टू सिक मेंटलिटी है, बीमार हैं कि भाई मेरे को ऐसे लोगों को बस क्रिटिसाइज करना है, तो आप कर दीजिए। तो लेकिन उसका कोई सर ज्यादा मीनिंग नहीं है। नोबडी वैल्यू, जैसे मैंने कहा था वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसकी ये लोग तरफदारी करते हुए कहते हैं कि वो असली जीवन होता है। मैंने सर आपको कहा ना, डिग्निटी ऑफ लेबर मुझे समझ नहीं ऑस्ट्रेलिया में आया। उस वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न कल्चर में, सिविलाइजेशन में, कैपिटल सोसाइटी में जब मैं रहा, तो डिग्निटी ऑफ लेबर मुझे वहां समझ में आया। क्योंकि हम उस खोमचे वाले, वो खोमचे वाला छोटा नहीं है सर, हमारी सोच छोटी होती है, और ऐसे लोगों की सोच ज्यादा छोटी होती है जो वो सोचते हैं ये बड़ा मजबूरी है, देखो इसको ये काम करना पड़ा। अगर हर व्यक्ति मजबूरी में ही करता, तो सर आप किसी भी देखिए, आज दिल्ली में अगर आप चले जाएं तो टिक्की वाला के नाम से, या ये निरोज रेस्टोरेंट जो बाद में बड़ा हो गया, ये सब शुरुआत में से क्या थे, छोटे छोटे शुरू होते थे। अग्रवाल जो मिष्ठान भंडार है सर, वो एक छोटा सा कहीं समोसे वाला ही तो था शुरुआत के 60s में, और आज जब उसकी चेन बन गई है पूरे दिल्ली में, सर वो छोटे से कहाँ पहुंच गए। तो ये तो काम करने का अंदाज है, और काम करने का सर उसमें अगर उसमें आनंद आ रहा है तो हम आगे वो समोसे की जब चेन बना देता है तो हम लोग भी उसमें लाइन में लगकर उस समोसे को खाना पसंद करते हैं। बॉम्बे मिष्ठान भंडार में समोसा खाना ही दिया है, तो वो कभी उसने जब शुरू किया होगा तो समोसे वाला ही था। तो ये तो नजरिया है जी, सर जी। अपना अपना। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई देखिए, अगर आप हमारे पुराने वैदिक जीवन काल की तरफ जाएं जिसको हम कहते थे, और काफी दुनिया
जर्मनी, यूरोप में जब जाए, ऑस्ट्रेलिया में मैं कई लोगों से मिला था, तो वो लोग उस पे वैदिक मैनेजमेंट पे उन दिनों बड़ा काम हो रहा था। जब मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, तो वैदिक मैनेजमेंट की वहाँ बहुत बातें करते थे। तो वैदिक जीवन का अगर आप कुछ देखिए तो सबसे बड़ा क्या था सर, उस वक्त तो बार्टर इकोनॉमी थी, लोग प्रसन्न भी रहते थे, मैंने कुछ पैदा किया, मैं आपको दे दिया, आपने जो किया वो मुझे दे दिया, हम मस्त रहते थे सर। वैदिक जीवन का सबसे अच्छा बार्टर इकोनॉमी के साथ ही चलता था उस वक्त। ये जो पैसा है इसका तो वो भी नहीं हुआ था, इन्वेशन भी नहीं हुआ था कि ये एक्सचेंज हमारी वो रहेगी। तो ये जी तो जी सर जी। जीवन आपको जीना है, कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल खराब है, ये तो समय के साथ। कभी ये जब 70s में एक रिवॉल्यूशन आया था कि कम्युनिज्म इज द बेस्ट मॉडल फॉर द वर्ल्ड और फॉर द पुअर पीपल। सर चाइना में क्या है, इज चाइना नाउ एनी मोर अ कम्युनिस्ट कंट्री? It has become because the hardcore capitalist country right now. If you see, the whole party has become a capitalist party now. तो ये तो सर ट्रेंड है, जब जो जिस व्यक्ति में जो चीज नहीं होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो दूसरी चीज की कह रहा होता है। तो वर्ल्ड व्यू है सर, लोगों का पर्सपेक्टिव है अपना अपना बनाने के लिए, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती। कई बार हम अपनी इज्जत पर अपने ईगो की वजह से उनको क्रिटिसाइज या इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो हम भी किसी चीज में बिलीव करते थे। लेकिन मैं तो ये बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि सर मैं एवरी डे आई एम लर्निंग एंड आई एम चेंजिंग। Whatever I learn, I accept it, and then only I change. If I don't accept that thing, then I remain मैं डॉगमेटिक टाइप आदमी बन जाता हूँ, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। फिर आप पढ़े लिखे कैसे कहलाए? वास्तव में अगर आप आपके विचार और आपका दिमाग ओपन है, तो चाहे वो आपका विरोधी हो, आप उससे भी अगर आपको अच्छी लगी कोई चीज, तो आप सीखने में और उसको एक्नोलेज करने में क्या जाता है? मतलब वाई शुड आई जैसे एकेडमिक वर्ल्ड में प्लेजरिज्म एक वर्ड है, भाई मैं क्यों ना उसको रेफरेंस दे दूं कि सर ये चीज मुझे वहां से मिली, चाहे वो मेरी विरोधी आइडियोलॉजी थी उस वक्त, लेकिन मुझे अगर वहां से मिली है तो मैं उसको स्वीकार करूँ कि ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी अगला टॉपिक हुआ जी तो मैं सर आपको बताऊंगा कि मैं जब यहाँ अपना जेडू में एमफिल और पीएचडी का चैप्टर लिख रहा था, तो और जब तक मैं कोरिया नहीं गया था, तो हमारा भी एक लाइकिंग कहो या पोस्ट लाइकिंग कहो, वो हमारी डीपीआरके का जोशी आइडिया की तरफ रहती थी। मेरी आधी एमफिल तो मेरी उस पर ही लिखी हुई थी। बट फॉर माई रिसर्च वर्क व्हेन आई वाज गिवन स्कॉलरशिप बाय द कोरिया रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज ऑफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट, और मैं जब वहाँ गया, वहाँ मैंने रिसर्च किया, उन यूनिवर्सिटीज में गया, वो लोग मुझे फील्ड जब सारी जगह लेके गए, पान मंदिर, तो आपको कभी और उसमें बताएंगे कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, वाई आई एम forced to write against somebody, and I must be very independent, and especially if I don't belong to that race, if I don't belong to that country, और मुझे उस पर रिसर्च करने का मौका मिल गया है, मुझे वो देश मुझे पूरा सपोर्ट करके दे रहा है, हाँ आपको जहाँ जाना है, जो किताब चाहिए वो चाहिए, तो सर आई शुड बी ऑनेस्ट एट दिस। और मुझे जो सीखने को मिला, मैंने अपने वापस आके चेंज किया, और दैट्स हाउ आई ग्रोन एंड आई एम स्टिल ग्रोइंग टुडे। तो धन्यवाद डॉक्टर नीरज रावत। और नीरज रावत साहब से हमने ये चर्चा की बहुत सारे विषयों के बारे में, जो बाहर जो भारतीय काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों पे शीर्ष जो है वो स्थान पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में। और साथ में भी जो भारत में जो उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, मझोले हैं या कि छोटे हैं या कि खोमचे वाले हैं, उनके बारे में भी। और हम क्यों जो बाहर चले गए हैं, उनके बारे में तो हम ऋण के लिए बात करते हैं। उसको फिर ये भी कई जगह बोला जाता है कि इन लोगों को तो भारत में ही रहना चाहिए था। तो वो उनकी इंडिपेंडेंस है, उनको बाहर काम मिला, उन्होंने बाहर जाकर के भारत का नाम और भारत की संस्कृति और उसका नाम भी उन्होंने बढ़ाया, तो उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन साथ में एक ये पैराडॉक्स है, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि भारत में जो उद्यमी रह गए हैं या कि छोटे-बड़े मझोले जैसे बड़े हैं, उनको सबसे अधिक गाली पड़ती है। और यहाँ तक ये है कि भई जो खोमचा लगाने वाले हैं, जो स्ट्रीट फूड का जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपनी मजबूरी के कारण भी कर सकते हैं, अपनी पसंद के कारण भी कर सकते हैं या कि वो निपुणता के कारण भी कर सकते हैं या उसमें एक अपॉर्च्युनिटी देखते हैं, इसलिए वो उस क्षेत्र में गए हैं। तो उनको भी हम गाली देते हैं और ये कहा जाता है कि सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को खोमचा वाला बना दिया जाएगा। तो कुछ बन गए हैं भई, तो कुछ सोच समझ के बने होंगे। वो क्यों बने हैं, उन पे छोड़ें। लेकिन ये बहुत सारी चर्चाएँ हमने डॉक्टर नीरज रावत से की, जिन्होंने एक इंटरनेशनल बाहर काम करने का और बाहर नए देश में जाकर के स्थापित होने का और नए काम सीखने का और विदेश में डिग्निटी ऑफ लेबर सीखने का। ये सभी लोग जो बाहर जाते हैं और
वहाँ पे ये जो एक अनुभव होता है, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक कल्चरल डिफरेंस है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बहुत सारी चर्चा हमने की। तो हम डॉक्टर नीरज रावत से फिर किन्हीं विषयों पे बात करेंगे और इसी तरह के जो विशेषज्ञ हैं, जिनके विशेष प्रकार के अनुभव हैं, उनको भी हम आमंत्रित करने की प्रयास करेंगे और उनसे विभिन्न विषयों पे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर नीरज रावत, आप यहाँ आए और आपने अपना बहुत अनुभव और पर्सपेक्टिव साझा किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत हम बहुत धन्यवाद जी, मौका देने के लिए। और फिर दोबारा मोस्ट कभी मौका मोस्ट मिला तो वेलकम, जरूर। मोस्ट नहीं, नहीं, बिल्कुल आपसे विभिन्न विषयों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ उनको साझा करें। तो हम आपसे फिर जरूर। मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद डॉक्टर नीरज अग्रवाल। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।